नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी में जापान के उद्यमियों की सुविधा के लिए जापानीज हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जो वित्तीय सलाहकार केवी राजू की देखरेख में काम करेगी। आपको बता दें, इस पर राजदूत सुजुकी ने कोविड-19 से बचाव और उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है। उन्होंने बताया कि जापान सरकार ने कोविड-19 के कारण चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को अन्य देशों में उद्यम स्थापित करने के सहयोग के लिए $2.2 बिलियन का फंड बनाया है। यूपी में मानव संपदा को बड़े स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जापान की सभी बड़ी कंपनियों से यूपी सरकार का संपर्क कराया जाएगा। आज यूपी की आर्थिकी पर करेंगे हम चर्चा और पूछेंगे कि गिरती अर्थव्यवस्था को आखिर क्या यूपी रास्ता दिखाएगा। उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। जी हाँ, तो उस मुसीबत के समय में भी जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था जो कहीं ना कहीं इस माहौल की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, पहले से भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चल रही थी, इसके लिए उत्तर प्रदेश लगातार शुरू से ही प्रयासरत था। तमाम इस इन्वेस्टर्स समिट इसका उदाहरण रही है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं वो सही से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब ऐसा माहौल बना हुआ है कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां हैं जो निकल कर आने वाली हैं। अब वो संभावनाएं तलाश रही है कि उनके लिए बेहतर संभावनाएं कौन से देश में हैं, जिसमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी मानी जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान भी उस लिस्ट का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा कोशिश जिस राज्य से की जा रही है वो राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह आदेश काफी समय पहले ही दे चुके थे और एक टीम का भी गठन उन्होंने किया था कि ऐसे जो कंपनियां वहां से निकलकर हिंदुस्तान की तरफ रुख कर सकती हैं, उनको किस तरीके से लुभाया जाए, किस तरीके से उनके सामने रिपोर्ट रखी जाए कि वो हमारे देश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में आकर इन्वेस्ट करें। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। बीजेपी से शिवम त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मनीष गुप्ता जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ में मौजूद हैं।
शिवम जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पर कह चुके हैं, टीम का गठन भी किया और तमाम प्रपोजल्स भी और कंपनियों को भेजे गए जिसमें उनका इंटरेस्ट भी जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है। जो यहाँ जापानीज कंपनीज की जो बात हो रही है, लगातार उनके लिए हेल्प डेस्क भी खोला गया है कि जो भी बातें वो करना चाहें वो सीधे तौर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यूपी के लिए सुनहरा मौका है, कितने तैयार हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर की सबसे पहले बात करें तो देश खुद भी तैयार है, लेकिन यूपी की अगर हम खास तौर पे बात करें तो यूपी के लिए एक अलग तैयारी रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में एक चीज़ हमने देखी है कि 2 इन्वेस्टर समिट्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं और तमाम एमओयू भी साइन हुए हैं। करीब 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी भी ऑलरेडी हो चुकी है और इसके अलावा तमाम वो चीज़ें हैं जो हमने की है। कहीं ना कहीं इस चीज़ में मतलब एक अगर मैं बात करूं तो हाँ, हमने शिलान्यास और ये तमाम चीजें शुरुआत की, लेकिन वो जो स्पीड थी उसको सही तरह से अगर मैं कहूं कि अब आगे बढ़ने का जो मौका है ये कोरोना के बाद मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर समिट से लेकर आईटी कॉरिडोर बनाने को लेकर, एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने को लेकर तमाम वो चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप में प्रोजेक्ट करती रही है और आगे लेकर जाती रही है। लेकिन कोरोना के बाद ये मौका इस प्रदेश की सरकार को मिलेगा कि हम उस स्तर पर और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बार बार जो चीजें है कि चाइना को लेकर कहीं ना कहीं जो एक वर्ल्ड वाइड कंसेंसस बना है, उसके बाद जापान ने ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो कोई और बिजनेस चाइना के साथ नहीं करना चाहते हैं या चाइना में नहीं करना चाहते हैं। तो उसके बाद उनकी 2 ऑब्वियस चॉइस है, या तो वो हिंदुस्तान है या फिर वो वियतनाम है। हिंदुस्तान के स्तर पर तो हम उनको लेकर ही आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में भी वो कौन सा स्टेट है जहां पर लेबर के साथ साथ जगह और तमाम वो कॉरिडोर्स वो हो। अगर हम बात करें जापान की खास तौर पे बात करें तो जापान कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर हिंदुस्तान में काम करता है। एक तो ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई जिनमें कारें बनाई जाती हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो खुद नोएडा में अपने आप में उसका एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा फोन्स की अगर हम बात करें, जापानी फोन्स का वो एक कारोबार बहुत बड़ा है और पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश में खास तौर पे नोएडा में वो कॉरिडोर बनाने में सरकार किसी हद तक कामयाब रही है। चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज से फायदा मिलेगा आने वाले समय में। भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिए एक नई राह होगी और ये फायदा तो है ही है, लेकिन साथ साथ में उत्तर प्रदेश सरकार इसको एक चैलेंज की तरह लेकर चल रही है कि हमें किसी भी हाल में जो आने वाली कंपनीज हैं उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज देनी है, ताकि उत्तर प्रदेश का जो एक रूप है, इतना विशाल उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा स्टेट है, उसके बावजूद भी जो चीजें शायद अभी तक नहीं थी पिछली कुछ सरकारों की वजह से, अब आप देखिएगा कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ी है, तमाम तरह के रोड से लेकर तमाम वो चीजें बेहतर हुई हैं। इसके अलावा जितने भी गुंडागर्दी के ग्राफ थे, जितने भी क्राइम के ग्राफ थे, वो नीचे गए हैं। एक सिक्योरिटी बढ़ी है सिटीजन में और उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो कंपनीज आएंगी उनका भी विश्वास जरूर। दीपक झा जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं उनका करूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी आपके पास आएंगे, चूंकि आपकी बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। जिस तरीके से जापानीज कंपनीज हैं, अब जाहिर तौर पर वहां से हटेंगी तो कहीं ना कहीं जाएंगी, तो यूपी की कोशिश हिंदुस्तान में सबसे पहले यहाँ पर देखी जा रही है कि वो आए, हिंदुस्तान आए और उत्तर प्रदेश में आकर जाहिर तौर पर निवेश भी करें और सीधे तौर पर तमाम कंपनी को स्टैब्लिश भी यहां पर करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के माहौल में जिस कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई है, क्या ये जो कंपनी चाइना छोड़ेंगी, इन पर डिपेंडेंसी हमारी ये हो चुकी है कि इन पर हम डिपेंडेंट हैं कि ये हमारे यहाँ आएंगे, तमाम चीजें स्टैब्लिश होंगी तो ही हम वापसी कर पाएंगे? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मामूली कुछ कंपनियों के आ जाने से या उनके एमओयू साइन करने से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये समय पे आने देखने की बात है जी। अभी नहीं लगता कि 4 कंपनियां 10 कंपनियां आ जाएं। यूपी में तो कोई बड़ा बेड़ा पार हो जाएगा जी। यूपी में सब मिला के 100-150 शहर हैं, उसमें कितना लाभ 10 फैक्ट्री 20 फैक्ट्री लगने से होगा। सही बात तो ये है कि हमारे देश के ही सैकड़ों व्यापारियों ने चाइना में अपनी फैक्ट्री लगा रखी हैं जी। अगर हम उन लोगों को ही वापस अपने देश में ले आएं तो मैं समझता हूं अकेले उत्तर प्रदेश का तो बेड़ा इसी से पार हो जाएगा। वो अपने रोजगार के मामलों में आत्मनिर्भर होएगा। अगर सिर्फ इंडियन बिजनेसमैन जो चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, अगर वो इंडिया में आ जाएं तो अभी कोई बहुत सुनहरी पिक्चर दिखती तो है, पर जमीन पर आने में कितना समय लगेगा ये देखने की बात है। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद लगाकर खुश हो जाना ठीक है, सत्ता पक्ष का तो ये कार्य है कि खुश हो, और कोई भी आशा की किरण, सही मायनों में आशा की किरण होती है,
जीने के लिए आशा ही जरूरी है, लेकिन मैं नहीं देख पाता कि अगले 6 महीने में हम कोई बड़ा डेवलपमेंट कर पाएंगे। और अगर ऐसा हो पाता है तो निस्संदेह प्रसन्नता होगी, क्योंकि देश में करों के नाम पर पैसा आएगा, रोजगार के नाम पर लोगों को पैसा मिलेगा, सस्ती और उत्तम वस्तुएं मिलेंगी, यहाँ की लोकल लॉजिस्टिक्स यूज होगी, इसी बहाने देश की सड़कें सुधरेंगी, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ठीक है मनीष जी, ठीक है। आपका कंसर्न भी कहीं ना कहीं सही है कि अभी आने वाले 6 महीने में आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। विपिन जी, इस पर उसके बाद दीपक आपके पास। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि पहली बात तो सरकार ने कभी भी ये नहीं अभी जाहिर करा कि नगाड़े बजाए नहीं, ना ये कोई खुशी दिखाई, तो वो तो सिर्फ एक कदम उठाया है और बातचीत हुई है। अगर जापानी राजदूत के साथ बात हुई है और इनकी मंत्री की, तो फिर वो एक शुरुआत हुई है। क्योंकि बार बार देखिए ना, आप अगर उत्तर प्रदेश की आबादी को लें, मद्देनजर रखें, और जिस तरह से अभी मनीष गुप्ता जी ने बात करी कि कितने शहर बसते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये सारे इस पे निर्भर करेगा कि हम, क्योंकि चेक्सिट का दौर है अब चीन से सारी कंपनियां दूरी मनाएंगी। आप यूरोपीय देशों की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, जापानी कंपनियों की बात करें, अमेरिका की कंपनियों की बात करें, सब लोग चाहते हैं हिंदुस्तान की तरफ रुख करना। क्योंकि अब एक बात तो निश्चित है कि चीन से लोग दूरी बनाएंगे, जैसे आपका शीर्षक भी आज बता रहा है प्रोग्राम का, कि चीन को बाय और यूपी को हाय, तो वही अपने आप बहुत कुछ दर्शाता है, बताता है। ये बताता है कि अब जो है एक सुनहरा अवसर है हिंदुस्तान के पास। और देखिए, बहुत जरूरी है एक बात बोलना कि प्रधानमंत्री भी जो बोलते हैं हर एक मन से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट। आप अपने बाकी अंतरराष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान की छवि क्या बनाते हैं और क्या दिखाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब आप देखें हिंदुस्तान को आप अलग अलग बातों में, एक तरफ तो हम बात करें, मैं यहां पर कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा यहां पर कुछ मामले, क्योंकि देखिए ना, अगर रोजगार आएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। सवाल समझना, ये चेक्सिट क्या है? मतलब मुझे चेक्सिट का मायने ये, जैसे ब्रेक्सिट बोला जाता था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेगा, क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी चाहता है कि हमारा, उनका जो पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड है, वो वही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूरो के साथ वो करें और अपनी एक उनकी अपनी पहचान बनी रही। उसी तरह से अब चेक्सिट बोला जाता है कि चीन से लोग एग्जिट करेंगे, क्योंकि चीन ने हमेशा एक तरह से मोनोपोली रही है उनकी, कि सब पे अपना उन्होंने डोमिनेशन करा है। तो अब लोगों को ये चीज समझ आई है, बाकी सारे देशों को, और ये समझ आया है कि चीन का क्या षड्यंत्र रहा है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर से कम नहीं है। अभी तक तो हम समझ रहे थे कोरोना है, ये ऐसा दुश्मन है, वायरस ऐसा है कि जो दिखता नहीं है। और ये इसके पीछे देखिए, ये तो है नहीं कि कोई अंधविश्वास है कि हम सोच रहे हैं। देखिए विपिन जी, देखिए आपका कहना भी सही है, जो मनीष जी कह रहे हैं वो भी कहीं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वो नहीं, हम वो दुरुस्त है, चर्चा कर रहे हैं। अभी नहीं, मैंने तभी बोला कि हम ढोल नगाड़े नहीं बजा रहे, हम ढोल नगाड़े नहीं बजा रहे। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते हैं, परसेप्शन, धारणा पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कम से कम ये मामले से आप खुद जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को क्या बूस्ट मिल सकता है। तो ये बूस्टर, और साथ में जब आपने देखा, बस एक बात बोल के, जब आपको संज्ञान लेना पड़ता है, आप अगर नहीं आपको पता कि क्या चल रहा है इस समय, जापान में जब पता चला, ये भी हिंदुस्तान की सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर कि वो सब पता है इस समय कि अगर जापान ने, उनके प्रधानमंत्री ने 2.2 बिलियन डॉलर फंड एक बनाया है, ताकि वो जो चीन से कंपनियां पलायन करेंगी और उनको कहां पर दूसरी जगह स्थापित करा जाएगा, तो वो पहली नजर बना के रखी थी हिंदुस्तान ने। वो यही काम ही करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका काम है नजर बनाए रखना ऐसे माहौल में भी। दीपक झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, देखिए सारी संभावनाएं ठीक है कि हाँ ऐसी चीजें, लेकिन अगर एक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश है या बातचीत करने की कोशिश है कि एक अवसर भी अगर इस महामारी के दौरान मिल रहा है हिंदुस्तान को, कि अगर चाइना से कंपनियां बायकॉट करेंगी, चाइना से निकलेंगी, तो हिंदुस्तान ये पहली कोशिश कर ले कि वो तमाम कंपनियां हमारे यहां आकर, क्योंकि यूपी में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, ये कहा जा सकता है, जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया था, अब उसको फुलफिलिंग करने के लिए अगर ये कंपनीज हमारे यहां आती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। मनीष जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। दीपक जी पहले। देखिए, हम लोग अतिथि देवो भव, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे यहाँ जो भी आता है हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो कोई व्यापारी के तौर पे आए, चाहे कोई घूमने के तौर पे आए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, तो हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन आज है क्या, आप अपने देश के व्यापारियों की, अपने देश की कंपनियों की कमर तोड़ दिए हैं पिछले 6 सालों में, और कहते हैं कि हम बाहर वालों को यहाँ पे स्वागत करेंगे। एक देसी कहावत है उत्तर
प्रदेश की कहावत है, घर के दादू गोही चाटे मामा खाए अमावट। घर के बेटे को आम की गुठली भी नहीं नसीब है, और जो बाहरी मामा है उसको आप आम से बना हुआ अमावट खिला रहे हैं। तो हालात ऐसे हैं, तो घर वालों को आपने तो तोड़ के साइड में कर दिया। एक तरफ नोटबंदी की आप पैकेजेस आपको सबको तो बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए दीपक जी, जो मुद्दा अभी फिलहाल है, क्योंकि ऐसी ये सिचुएशन आने वाली है पूरे विश्व में, ये ना आपको पता था, ना मोदी जी को पता रहा होगा, ना राहुल गांधी जी को पता रहा होगा, और ना हम लोग को पता था, ये किसी को नहीं पता था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये कोशिश की जा रही है तो एक पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट भी तो देखा जा सकता है, या जरूरी है कि बार बार वही मुद्दे जो इलेक्शन में उठते हैं वही मुद्दे आप यहाँ पर भी, जिसकी कोई नेसेसिटी नहीं है सर? आप सृष्टि जी, अच्छा आप ये बताइए मेरे से क्या सुनना चाह रहे हैं? दीपक जी मैं सिर्फ ये कहना दीपक जी चाह कोई रही पुराना हूं, गाना सुना एक दीजिए, मिनट। कैसी बातें करते सर, हैं आपसे, दीपक कोई जी, क्या दीपक सुनना जी, चाहेगा? मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ सर कि इलेक्शन के टाइम पर जो मुद्दे उठते हैं कि आपने नोटबंदी कर दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने सीए ला दिया, आपने ये फलाना धमाका कर दिया, उसकी जरूरत अभी नहीं है। जो मेन मुद्दा हमारा है कि अभी हमारी इकोनॉमी अगर डूब रही है, कोरोना की वजह से सब कुछ ठप पड़ा है, और ऐसे में एक उम्मीद की किरण दिखती है, तो क्या हमें इसका स्वागत करना चाहिए या नहीं? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है सर। समझिएगा बात को, हिंदुस्तान विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अभी कई साल तक तो कंपनियां यहाँ आने से डरेंगी, अगर आती है तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन सरकार क्या है, गाल बजाती है, और यहाँ पे देश में कहते हैं हम। ठीक है दीपक जी, डरेंगे क्यों, ये थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिएगा, सबको समझ में आना चाहिए कि कंपनीज डरेगी क्यों हिंदुस्तान आने से? अभी मोदी जी और योगी जी के जो भरोसा है, हाँ। वो देश ने खो दिया है। लोग यहाँ के भरोसा नहीं, कंपनीज क्यों डरेंगी जनता की वजह से, ये बताइए। दूसरे बता रहा हूँ, सुन लो यार, 2 मिनट शांति। सुन रहे हैं या यहाँ कोई गली में थोड़ी बैठे हैं, ये कैसी भाषा होती है? 2 मिनट शांति से आप सुनिए। ठीक है दीपक जी, अपनी बात पूरी करिए आप जल्दी से। मैं नहीं करता हूँ किसी को, अगर आप बोलेंगे तो मैं साथ हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए मेरे को लास्ट। दीपक जी अपनी बात पूरी करिए सर प्लीज, कोई नहीं बोल रहा है। तो देखिए आज क्या है, देश में मोदी जी और योगी जी ने जितना नगाड़ा पीटा है, मेक इन इंडिया कहाँ गया? आपने कितने लोगों को, स्मॉल इंडस्ट्री को आपने कहाँ बढ़ावा दिया? कितने मुद्रा लोन पे आपने क्या काम करा है? तो आपका चाल चरित्र, कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। इनका कथनी करनी बहुत अंतर है, सिर्फ नगाड़े बजाते हैं, पोस्टर बजाने से देश नहीं। ठीक है चलिए, मैं इसका जवाब शिवम त्यागी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है सर, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर लूंगी, आपके सामने ही लूंगी। मनीष जी पहले अपनी बात रख लें, उसके बाद एक्सपर्ट है उनको सब। मेरा कहना विपिन जी के वाक्य के संदर्भ में था कि लोग दौड़े दौड़े हिंदुस्तान आएंगे, चेक्सिट होने के बाद हिंदुस्तान आएंगे, अच्छा लगता है, होना भी चाहिए और होगा भी, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन क्यों आएंगे? हमारे पास क्या अच्छा है चाइना से? हमने अपने श्रम कानून लगातार इतने कड़े कर लिए पिछले 20 सालों में कि जो हमारी ब्यूटी थी कि यहाँ पर सस्ता लेबर मिलता है, वो अब नहीं है। श्रम कानून लगातार कड़े होते जा रहे हैं। ये अलग बात है, मोदी जी ने लगातार इनमें काफी रिलैक्स किया है, लेकिन जिस तरीके से हम कंप्लायंस बढ़ा जा रहे हैं, कंपनियों को ये एक बड़ी समस्याएं होती जा रही हैं। इसके अलावा इस पेंडेमिक की वजह से जिस तरीके से इंसॉल्वेंसी कानून को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, उसका जो जरूरी हिस्सा है, अभी और खबरें आ रही हैं, कहीं न कहीं हमें अपने आप को और योग्य बनाने की आवश्यकता है। हमें आने वाले समय पे स्पेशल बिजनेस जो, ठीक है चलिए, ठीक है मनीष जी, मैं सर इसका जवाब पहले शिवम जी से ले लूं, फिर मैं आपके पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैंने ये नहीं बोला कि वो हिंदुस्तान ने खुशी मनानी शुरू कर दी, मैंने ये बोला कि जब जापान ने इच्छा दिखाई, इच्छा जाहिर करी कि अब हम चीन से पलायन करेंगे, जितनी कंपनियां हैं, और वो कहीं और सेटअप करेंगे, तो हिंदुस्तान ने उस बात का संज्ञान लेते हुए एक पहल शुरू करी। ये कोई अभी खुशी मनानी शुरू नहीं करी या मिठाई बांटनी शुरू नहीं करी, एक आशा की किरण दिखी है। और देखिए वही वाली बात है, जो पहले बाजी मारेगा और जो पहले सुन लेगा बात की, वो बाजी मार जाएगा। आपने लेबर लॉ में कोई चेंज किया है? नहीं, वो बात ठीक है, अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपने लेबर श्रम कानूनों के बारे में बात करी, सिंगल विंडो सिस्टम, पहले आप बात सुनिए। अरे आप भी वही बात बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, सिंगल विंडो सिस्टम जो आया है उससे काफी सुधार आएगा। सिंगल विंडो, आपने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की बात करी, जिसमें आपको काफी ज्ञान है, बिल्कुल सही बात है।
और वो तो ये होना भी चाहिए। एनपीएस ने भट्टा बिठा दिया था हिंदुस्तान की इकोनॉमी का। अब वो धीरे धीरे जो मामले उजागर आ रहे हैं, लोग खुल के बात नहीं करते थे, अब कम से कम खुल के बात हो रही है। जितने ये भगोड़े हैं, ये तो सिर्फ एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, इससे बड़े भगोड़े हैं। ठीक है सर। शिवम जी, देखिए दीपक झा साहब का और मनीष जी का सिर्फ यही कहना है कि हम सिर्फ अभी हवाई बातें कर रहे हैं। इनका बेसिकली कहने का मतलब यही है, आपसे सवाल पूछने का मतलब यही है और अधिकार भी उनका पूछने का, कि क्या हम सिर्फ अभी हवाई बातें कर रहे हैं। जो पहले से हम प्रोजेक्ट चला रहे थे अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाए, जो तमाम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई या फिर इन्वेस्टर समिट हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन हमें नहीं दिखाई दिया। तो हम अभी ये उम्मीद लगाकर कैसे बैठे हैं कि कोई दैवीय चमत्कार होगा, तमाम कंपनीज हमारे यहां आएंगी, सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाएगा और वापस से हम उसी पटरी पर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इनको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं दीपक जी को। आपने ही देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले की तस्वीरें हैं, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं हुए, डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए आपने देखा था, खुद लखनऊ में इस देश के प्रधानमंत्री गए थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ वहां पर थे। ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर काम ऑलरेडी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें नोएडा की, तो यहाँ पर आईटी हब बनाने की पहले से ही तैयारी चल रही है। सैमसंग का एक प्लांट ऑलरेडी उठ के यहाँ पर आ भी चुका है। इसके अलावा इन्होंने कहा मेक इन इंडिया, जो इनके लिए रेप इन इंडिया है, उस पर भी मैं बता देता हूं। आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया क्या कर रहा है? आज कोरोना काल में जहां पर हिंदुस्तान जीरो पीपीई किट बनाता था, आज मेक इन इंडिया के तहत हर रोज 2.5 लाख पीपीई किट्स बनाता है हिंदुस्तान। वो रेप इन इंडिया नहीं साहब, मेक इन इंडिया था वो। अब आप बोलते ऐसे हैं तो क्या किया जाए? अब जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने कहा कि पिक्चर देखना अच्छा है, सुनहरी बात है, मतलब ऐसी बातें सुनकर अच्छा लगता है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं मतलब मनीष जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। जैसे आज आपका चेहरा चमक रहा है काफी दिनों के बाद, मतलब आज एकदम आप बिल्कुल क्लीन लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह। आप चिंता मत करिए, इस देश का और प्रदेश का चेहरा भी ऐसे ही चमकेगा। मैं मानता हूं आपने 2-4 सवाल जो पूछे कि हमारे पास चाइना से बेहतर क्या है, आज अपने आप में चाइना के लिए अपने आप को प्रूव करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए हो जाएगा कि पिछले दिनों जो ढुलमुल रवैया कोरोना को लेकर चाइना कर रहा है, वर्ल्ड वाइड उसको प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ है। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से जो उनका एक वॉर रहा है, ट्रेड वॉर तो पहले ही चल रहा था, वहां पर सिचुएशन कैसी थी हम सब जानते हैं। उसका तो कहीं ना कहीं काफी कंट्रीज ने फायदा उठाया, इनफैक्ट बांग्लादेश ने भी उठाया। लेकिन अब उसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि इस कोरोना से इफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स पर। आप देख रहे हैं ट्रंप का 2021 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उसको जितना भी बिटरनेस चाइना के खिलाफ दिखानी है वो दिखाएंगे। उसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को है और कहीं ना कहीं हर एक कंपनी अपने लोगों की सिक्योरिटी चाहती है। जापान और चाइना का क्या इक्वेशन है मनीष जी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। दूसरी चीज, हिंदुस्तान के पास क्या प्लस है? हमारे पास लेबर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 130 करोड़ लोग हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आपने श्रम कानून में क्या चेंजेस किए। मैं कहता हूं इसीलिए तो हमने उत्तर प्रदेश सरकार में एक समन्वय कमेटी बनाकर ऑफिसेस बनाए हैं कि अगर जापानीज कंपनीज की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको शायद हम लास्ट मोमेंट पर सॉल्व ना कर पाए, तो बेहतर है बात करते हैं, कम्युनिकेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। और इसमें हमने कोई मतलब ऐसा नहीं है कुछ मतलब ढोल नगाड़े बजाए हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एक इस तरफ एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले समय में चाहती है कि इसका एक प्रॉपर संवर्धन करके हम इस चीज को आगे बढ़ाएं और हमारा जो उत्तर प्रदेश है और जो देश है ये कहीं ना कहीं एफडीआई के मामले में आगे बढ़े। लॉज भी हमने चेंज किए, एफडीआई बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हमने 100% तक किया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है, इसके अलावा तमाम वो चीजें जो हुई हैं और मनीष जी खुद भी जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं, जल्दी जरूर है लेकिन यह तय है कि भविष्य बिल्कुल स्वर्णिम है मेरे मनीष गुप्ता जी के चेहरे की तरह। ठीक है मनीष जी। नहीं देखिए, मैं निश्चित रूप से इस आशा का स्वागत करता हूं, लगातार इंप्रूवमेंट होते रहेंगे, लेकिन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आता है? एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, रेलवे का नेटवर्क हमारा अच्छा है, सड़क लगातार हम ठीक काम कर रहे हैं। अब पानी पे भी काम गडकरी साहब ने किया है, बनारस से उन्होंने पहली बार मोटर बोट चलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने होंगे, वेयर हाउसिंग क्रिएट करनी होगी। ये इस समय की मांग है कि इनको रोड, रेल, एयर को वेयर हाउसिंग से कनेक्ट करें, उनकी कनेक्टिविटी इंडस्ट्रियल हब से हो, इंडस्ट्रियल पार्क से हो, ताकि सामान एंड टू एंड निकल जाए, कम लॉजिस्टिक कॉस्ट में सामान की डिलीवरी हो जाए।
आमतौर पर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लगभग 19 से 21% लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। तो इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को जितना हम कम कर लेंगे, हम चाइना के लिए उतना बड़ा चैलेंज रखेंगे जी। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से सरकार को आग्रह यह है कि साहब लोगों, लॉजिस्टिक पर ध्यान करो। लॉजिस्टिक्स इस बिजनेस का भविष्य है, बिजनेस को लाने की इनविटेशन कार्ड है। चलिए ठीक है मनीष जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे और दीपक झा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके भी सवाल लेंगे। जी हाँ, तो गिरती अर्थव्यवस्था जाहिर तौर पर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी जी तोड़ कोशिश कर रहा है उस अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए। सबसे ज्यादा कोशिशें जो दिखाई दे रही हैं वो खास तौर पर यूपी से दिखाई दे रही हैं। तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनीष जी ने तमाम सवाल किए थे, जवाब लेने से पहले दीपक जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। दीपक जी आप भी बोलिए, उसके बाद जवाब लेते हैं। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ शिवम भाई ने बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। इन्होंने बात बोली कि चाइना और अमेरिका में चुनाव आ रहा है, इसलिए ट्रंप साहब जो है चाइना को आंखें तरे रहे दिखा रहे हैं और अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जी। इनको देखिए, दूसरे देश में किस तरह से चुनावी माहौल नजर आ जाता है कि अमेरिका चाइना पे सिर्फ चुनाव की वजह से। हिंदुस्तान में भी वही होता है, जब मोदी जी चुनाव के समय पाकिस्तान को आंख तरेरते हैं। तो इनका यही चरित्र है शिवम भाई, आप समझ लो भाजपा का यही चरित्र है। जैसा आपको वहां पे नजर आ रहा है कि चुनाव की मैं जवाब देना चाहता हूं, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये भाजपा के लोग 2013 में कपड़े उतार के सड़क पे प्रदर्शन करते थे कि गेहूं का रेट जो है 2100 रुपए प्रति क्विंटल कर दो। आज 1900 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो आप देख सकते हैं ना कि इनका चरित्र कहाँ है। देश को कोई ना दिशा है, ना कोई इनके पास दशा है। ठीक है दीपक जी, अब जवाब ले लेते हैं। शिवम जी जवाब दीजिए, अब दोनों लोग। 9वीं 10वीं के बच्चे को ना ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है निबंध, के काव के ऊपर गाय के ऊपर निबंध लिखो। वो भैंस बकरी बैल सब के बारे में तमाम चीजें बता देता है, लेकिन गाय के बारे में एक चीज नहीं बताते। सारी दुनिया जहान की बातें बता दी आपने, लेकिन काम का कुछ नहीं बोला। मैं बता देता हूं आपको, इलेक्शन, आपने इलेक्शन वाली लाइन पकड़ ली, लेकिन आपने वो नहीं सुना कि मैं कह रहा था आपको कि पहले से ही चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड वॉर है, कोरोना से पहले। अरे कम से कम मनीष जी बैठे हुए हैं, वो इतने रचनात्मक सवाल पूछते हैं, आप उन्हीं से समझकर 4 सवाल पूछ ले तो अच्छा लगे मुझे। ये कैसा सवाल है? मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, एमओयू साइन होते हैं वो फर्जी नहीं होते। और इसके अलावा एक जब किसी देश में इन्वेस्टमेंट और एफडीआई को बढ़ाना होता है तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है। और आपने कहा चुनावी रणनीति, पाकिस्तान पर बम गिरा देते हैं। कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि इस देश की सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया था वो फर्जी है? मतलब आज भी ये दर्द आपका गया नहीं। पाकिस्तान पे बम गिराए हुए पाकिस्तान भी उन जख्मों से संभल गया, लेकिन कांग्रेस आज भी जख्मी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आधा बॉम्ब कहीं किसी कांग्रेसी पे तो नहीं जा गिरा गलती से। आप आज भी जले हुए उस सर्जिकल एयर स्ट्राइक को कह रहे हैं। देखिए आप यही बैठकर कह रहे हैं, कहते हैं ये देखिए चुनाव से पहले बम गिरा। चलिए ठीक है, मतलब सेना क्या मतलब पानी की पिचकारी लेकर मारती है? दीपक जी जाएगी तो पता चलेगा। दीपक जी देखिए, पॉइंट मैंने आपसे पहले भी कहा है सर कि आप पॉइंट पर बात करिए। आप इलेक्शन पर चले जाते हैं, इलेक्शन नहीं चल रहा है ना, आप इलेक्शन का कोई भाषण दे रहे हैं ना, शिवम त्यागी यहां पर इलेक्शन का कोई भाषण पढ़ने आए हैं ना, कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है। सर सिंपल सी बात है कि देश अगर संकट में है, पूरी दुनिया संकट में है, और अगर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो हमारे देश का ही भला होगा। उस पर अगर चर्चा हो रही है तो उसमें भी आपको नकारात्मकता ही सिर्फ दिखाई क्यों देती है? सवाल ये है, आप एक बार और कोई सुझाव देने की आप कोशिश कर सकते हैं कि सरकार को हम ये अपनी तरफ से सुझाव भी देना चाहते हैं कि यूपी अगर तैयारी कर रहा है तो आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे मजबूती ला सकते हैं, ऐसे कंपनीज को और ज्यादा लुभा सकते हैं कि वो और कहीं ना जाकर बल्कि हमारे हिंदुस्तान में आए, क्योंकि फायदा हर एक नागरिक का ही होने वाला है। मैं आऊंगी आप पर, आपके पास में मनीष जी, जिस तरीके से डिपेंडेंसी की बात लगातार हुई है, अभी इस कोरोना वायरस की वजह से मेक इन इंडिया को लेकर बहुत सारा फंड भी सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है कि मेक इन इंडिया पर आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कभी सिचुएशन ऐसी होती है उसी में कोई चमत्कार होता है। पहले डिपेंडेंसी चाइना पर हिंदुस्तान की भी बहुत ज्यादा रही थी, तौर पर मार्केट बहुत बड़ा है, चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार चलता है। अब जब उन चीजों पर रोक लगेगी तो एक प्रेशर कह लीजिए या एक जरूरत कह लीजिए, नेसेसिटी कह लीजिए या समय की मांग कह लीजिए, हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया की रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ेगी। मनीष जी देखिए, आपने एक बात कही कि कोई समस्या होती है तो चमत्कार होता है। हाँ। ऐसा नहीं है। मेरा कहना यह है
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं में भी समाधान और समस्या से कैसे लाभ उठाएं ये सोचते हैं। संभवतः हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं जो यह सोच रही है कोरोना तो रियलिटी है, हाँ। इसको तो मैं फेस करना है, हाँ। बट कैसे इस कोरोना में भी हम बड़े व्यक्तित्व बनकर उभरे हैं, हमारा देश एक बड़ा प्रभावी देश बनकर उभरे, वो ये सोच रहे हैं। संभवतः इसी का नतीजा है कि सारे मुख्यमंत्रियों से कोऑर्डिनेशन करके वो अपने पुराने सपने मेक इन इंडिया को रिवाइव करने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन भी करेंगे लेकिन मेक इंडिया की व्यवस्था करेंगे। तो इसमें गलत क्या है? माल हम चाइना से गलत क्या है? ये अच्छा है, हाँ। अरे ये अच्छा है भाई, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो वो बिरले लोग होते हैं जो संकट में भी अपना लाभ सोचने की हिम्मत रखते हैं। संकट तो से बचना तो सब मनीष कोई जी, कोशिश आपको करता लगता है है। मेक इन इंडिया को वो रिवाइव करना चाहते हैं या इस संकट के समय पर वो अपना लाभ देख रहे हैं? तो इसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी का या बीजेपी का ही लाभ होगा? इसमें लोगों का कोई लाभ नहीं होगा अगर मेक इन इंडिया रिवाइव होगा तो? देखिए, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। 100 सालों में एक बार ऐसा व्यक्ति आता है जब आपके देश को, आपकी प्रॉस्पेरिटी के, आपको प्राइड को, सबको पंख लगते हैं। वो समय डेफिनेटली आने वाला है। तो मेक इन इंडिया हमारे सपनों की उड़ान का वो प्रोजेक्ट है जो 100% हमारे देश को प्रॉस्पेरिटी से भर देगा जी। बस फर्क ये है कि इसमें सरकार और सरकार के इदारों के अलावा हमें व्यापारियों, अधिकारियों और आम जनता का भी पूरा सहयोग चाहिए। देश की जनता को भी ईमानदारी से अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना होगा। तो हम पिछले कई 20, 25, 50 सालों में हमारे देश में जो प्रवृत्ति आ गई है सिर्फ अपना लाभ देखना, इससे ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करने की भावना भी हम सब नागरिकों को, व्यापारियों को, अधिकारियों को जगानी होगी। ये आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये देश का। चलिए ठीक है, बिपिन जी आते हैं। देखिए ऐसा है, आशावादी तो होना पड़ेगा, लेकिन साथ में मद्देनजर एक और बात रखनी पड़ेगी। जब एम्स के निर्देशक, दिल्ली में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्थान, उनके निर्देशक आके ये बोलते हैं, सार्वजनिक करते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अभी कोरोना के मामले जो है वो पीक करेंगे जून और जुलाई तक, तो आप समझ सकते हैं एक तरफ वो बात, दूसरी तरफ हम अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की बात कर रहे हैं और एक आशा की किरण दिख रही है, एक पहल हुई है। तो यहां पर देखिए अभी ये है कि हर एक को अपना हक है अपनी बात रखने का, और उसमें कुछ अगर खामियां नजर आती हैं तो बिल्कुल उसका स्वागत है। लेकिन यहां पर 3-4 बातें जो ज्यादा अहमियत है उसकी, वो ये है कि एक तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस बना के चलें, संतुलन आपस में, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम एक्सपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। कम से कम अब एक अच्छी पहल हुई है। साथ साथ अब जो उत्तर प्रदेश की तरफ से इनके जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनका जो इंडस्ट्री है, उसमें अब एक पहल हुई है कि अब हम लोग अपनी जो नीतियां हैं उनमें संशोधन करेंगे, रीफॉर्मुलेट कर रहे हैं उन पॉलिसीज को। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उससे ये होगा कि आप ये देखेंगे कि जापानी कंपनियों को या जापान को किस तरह के एनवायरनमेंट चाहिए यहां पर, ताकि वो जो पहले खामियां थी, आज से पहले खामियां थी, उसको पूरा करा जा सके। तो ये भी एक अच्छी पहल है। साथ साथ ये भी देखना है कि हम लोग, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, हिंदुस्तान की बात करें, तो वहां पर भी 3 बातें थी कि हम लोग माल कुछ और दिखाते थे, क्वालिटी चेकर्स आते थे, मर्चेंडाइजर्स आते थे, और उसमें हम माल कुछ दिखाते थे पहले 1 नंबर, और जब जाता था माल कुछ तो 1 नंबर जाता था, बाकी 2 नंबर 3 नंबर। उसके अलावा हमारी जो कीमतें थी वो काफी बढ़ती रही, और साथ साथ लेबर लॉस की जो बात करी, जो यहां पर सस्ता है, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आप पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, वो जो ऑर्डर हमारे को हिंदुस्तान को मिलते थे वो उनको मिलने लग गए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि यहां पर कम से कम कुछ मामलों में कि जब आप एक कदम से कदम मिलाते हैं, तो यहां पर अगर हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को दोबारा पटरी पे लाना है, एक्सपोर्ट्स को, तो हमने एक तो आपस में संतुलन बनाना पड़ेगा कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसकी मात्रा में हम लगभग उतना ही हम एक्सपोर्ट करें, और साथ साथ हम लोग अपने जो ये तवज्जो दें आने वाले वक्त में उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग को। अभी तक क्या हो रहा था, हम व्यापार को ज्यादा तवज्जो देते थे। अब कम से कम यह सीख लेनी पड़ेगी कि जब हमने एक नई नीति लेके आए हैं, हमने पहले सरकारों को, मोदी सरकार ने पहले सरकारों को बोला कि आप पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हैं, आप उससे ग्रस्त हैं, तो कम से कम अगर ये सरकार, मोदी सरकार, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया लेके आए हैं, तो उस पर अब अमल करने का वक्त है। और इससे ज्यादा सुनहरा अवसर नहीं हो सकता कोरोना काल के दौर में। अगर हम करें तो अर्थव्यवस्था ही पटरी पे आएगी और वही चैलेंज वाली बात आ जाएगी दोबारा। मनीष जी, हमें लाइन भी लेनी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में
हमें लाइन भी लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल फुटबॉल का है। पूरे वर्ल्ड की 60% फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है। बांग्लादेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल वहां के कॉटन इंडस्ट्री का है। हमें भी एक लाइन लेनी पड़ेगी कि हम किस में वर्ल्ड वाइड एक्सेलेंस करेंगे। मनीष जी, ये नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं तो यही कह रहा था, ये बताने के लिए धन्यवाद कि वहां पर सबसे ज्यादा रोल फुटबॉल का है, तभी वो चारों तरफ से लाते खाते रहते हैं पाकिस्तान वाले। मतलब ये तो कमाल हो गया। आज आपने जो बताया राजनीति कर रहे हैं तो चलिए ठीक है। देखिए शिवम जी, जैसे बिपिन जी ने सवाल भी यहाँ पर उठाया, वो कहीं ना कहीं जायज भी है कि जब एक बार ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी कोरोना, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि खतरा टल गया है, हमें ये बिल्कुल नहीं समझना है कि खतरा टल गया है, बार बार हमें आगाह किया जा रहा है कि अभी सिचुएशन और खराब होने वाली है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। जो छूट दी गई, जो रियायतें दी गई, आप तमाम कंपनीज को, तमाम सारी चीजों को, पूरे देश को, पूरे राज्य को एक साथ नहीं खोल सकते हैं कि एक साथ खोल दिया, लॉकडाउन हमने खत्म कर दिया और वापस से हम पटरी पर आ गए। इन दोनों चीजों में समन्वय कैसे बिठाएंगे, क्योंकि अभी तो कम खराब परिस्थिति है। आने वाले दिनों में अगर जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो सिचुएशन हमारे सामने हुई तो हम कैसे इन दोनों चीजों से निपटेंगे? देखिए, सरकार इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है कि आने वाले समय में परेशानी अगर बढ़ेगी तो सरकार को किस तरह से उसको मैनेज करना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। मैं एग्जांपल के उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं। नोएडा में ही कल एक सरकार से बात करने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद 180 तरह के जो अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं उनको कहा गया है कि आप जिन जिन को खोलना चाहते हैं या जितनी भी फैक्ट्रीज हैं सब आप अप्लाई कर दें, हम इन पर्टिकुलर 180 डिपार्टमेंट्स के जो बिजनेस हैं इनको खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद एक यहां से एक फॉर्मिंग हुई, फॉर्मिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल पे सारी वो 2400 के करीब एप्लीकेशंस गई। अब उनको क्या होगा कि धीरे धीरे खोलने की शुरुआत की जाएगी। जैसे कि नोएडा में हालात आपने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से बेहतर रहे हैं। उसको शुरुआत करने के बाद उसमें कितने % स्टाफिंग होनी है, क्या करना है। उत्तर प्रदेश को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक चीज बहुत क्लियर है, हम यहां पर जानते हैं कि यहां पर जो मतलब कमर्शियल जोन्स हैं वो बहुत कम है। नोएडा सबसे नंबर 1 है। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि अगर शरीर में सबसे कहीं ज्यादा दिक्कत है तो सबसे पहले गर्दन खोली जाए। तो आप नोएडा को सिर्फ इसी तरह से समझ लीजिए। तो यहां पर हमने शुरुआत की है। अब इस मॉडल को हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। 180 हुआ है, फिर वो 200, फिर 240, फिर 250, इसी तरह से करते जाएंगे। साथ साथ में हमें यह भी इंश्योर करना है कि वहां पर स्टाफिंग ज्यादा ना हो, रोड्स पे ट्रैफिक उतना ना हो कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े। इसके साथ साथ धीरे धीरे इसको खोला जाएगा। और जैसे आज की करंट हालात में पिछले 14 दिन से इस देश में 36 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। उसको देखते हुए सरकार उसी चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है और तकनीकी स्तर पर जाकर के कहां पर कितना है, डेंसिटी क्या है, लोग कितने हैं, कंपनीज कितनी हैं, उनकी स्टाफिंग कितनी होनी चाहिए, कितने जो बिजनेस ग्रुप्स हैं। मतलब पूरा हिंदुस्तान में हर जगह तो कमर्शियल जोन नहीं है, लेकिन जहां कमर्शियल जोन है वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एटलीस्ट 50% कंपनीज को चालू किया जाए। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया कोरोना को लेके। दूसरा जो कमर्शियल, जो अभी हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, वहां पर लगातार सरकार कम्युनिकेशन कर रही है। जैसे अभी मनीष जी ने बीच में एक चीज कही थी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिस्टिक्स, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी कोई यूनिट होता है उसके लिए आवागमन के साधन होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर कहीं पर भी फैक्ट्रीज है या फिर कहीं पर भी कोई हब है तो उसके आसपास कोशिश रहे कि एयरपोर्ट हो, रेलवे हो। उसी के कड़ी में मैं आपको 10 सेकंड और लूंगा। उसी की कड़ी में मैं आपको बता देता हूं, पिछले दिनों रेलवे ने 45 दिनों में 10,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स को दुरुस्त किया है। हमारा जापान के लोगों से कम्युनिकेट करने का एकमात्र एजेंडा है कि अगर उनकी इस तरह की, जैसी मनीष जी ने कहा, रिक्वायरमेंट्स है तो हम उनको पूरी करें। मैं नहीं कहता हूं कि हम वहां पर 100% हैं, जरूर कमी होगी, जाहिर है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे उनसे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या बेहतर है। सरकार का यही एक प्रयास है कि आलू की मशीन से सोना तो बनेगा नहीं, ठीक है, आलू से सोना बनेगा नहीं तो बिजनेस ही लाना पड़ेगा। मेरा सवाल और कंसर्न ये भी था कि क्या हम इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। हम कांटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत करें, प्रपोजल देंगे, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल होगा या नहीं ये हमें नहीं मालूम है। देखिए, कब एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, देश हो या प्रदेश, कभी भी किसी भी एक चीज पर सोलली डिपेंडेंट नहीं होता है। मान लीजिए जिस बात को हम कर रहे हैं वो वर्कआउट भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम शायद टॉप फैक्ट्रीज की बात सोच रहे हो, उनमें से कन्वर्ट 10 हो, 20 हो, 50 हो। हालांकि बात अभी पॉजिटिव ही रही है और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी बावजूद इसके
अगर ये वर्कआउट कम करते हैं या जितना उम्मीद बड़ी अहम सरकार बात बताई करती है नहीं करते हैं उतना वर्कआउट, बावजूद उसके सरकार चाहे मेक इन इंडिया को लेकर पुश करने की बात रही हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात रही हो, वहां पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवेज हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक जमाने में एक एयरपोर्ट हुआ था, आज ऑलरेडी 9 एयरपोर्ट्स पे बात चल रही है, काम चल रहा है और ऑलमोस्ट उसमें से 6 तो पूरे हो चुके हैं। तो ये सिर्फ शुरुआत है कि देखिए अभी 2017 में आए हैं, लगातार एयरपोर्ट्स हम बना रहे हैं कि आने वाले समय में अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट भी जिस स्तर पर हम चाह रहे हैं उस स्तर पर नहीं मिलती है तो अपने ही जो स्मॉल मीडियम स्केल यूनिट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए, उनको लोन्स अवेल कराए जाए, ये तमाम तरह की चीजें। ठीक है त्यागी जी एक बात बोलना चाहूंगा जी। एयरपोर्ट तो पहले भी थे जी, लेकिन वो सिर्फ नेताओं के काम आते थे। अब सर देखिए अब उनका बिजनेस इस्तेमाल होने लगा है। देखिए सर, हमने 9 बनाए हैं नए, पुराने वाले जो थे वो इस्तेमाल किनका किसके लिए होता वो तो दीपक झा जी बेहतर बता सकते हैं। हमने जो 9 बनाए हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं और उनका इस्तेमाल मनीष जी भी करेंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी करेंगे और तमाम बिजनेसमैन भी करेंगे। वो मतलब वो नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। ठीक है विपिन जी, उसके बाद दीपक जी पे। मैं ये बोलूंगा कि जापान ने जब सायोनारा कर दिया चीन को, मतलब गुड बाय कर दिया और अभी वो उसका पूरा मन मना लिया है, पलायन होंगी वहां से और ये देखेंगे कि कहां एक फंड भी बन गया है, $2.2 बिलियन फंड। तो अब यहां पर जैसे मैंने पहले बोला उसी बात को दोहराऊंगा, एक सुनहरा अवसर है हिंदुस्तान के पास, लेकिन यहां पर 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक, हम जब बात जैसे अब अगर हम उस बात का संज्ञान लें कि जब जापान ने एक तरह से जब ब्रिज बनाने थे यहां पर निजामुद्दीन पर, तो उन्होंने बोला था हम एक तो कम समय में बनाएंगे और कम उसमें खर्चा आएगा, और वही उन्होंने करके दिखाया। आप खुद ये देखें कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बम गिरे थे और उसके बाद किस तरह से जापान उभरा था, सब अपने आप एक नजीर पेश हुई थी। अब अगर जापान के साथ हिंदुस्तान एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और एक ऐसे कुछ एक नई चीज का आगाज होता है तो उसमें ये सबसे अनिवार्य हो जाएगा कि हमारा जो ये प्रवासी मजदूर हैं, जितने ये लोग हैं, उनको वहीं पर रिटेन करा जाए। अभी जिस तरह से ये लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं या वहां का रुख कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, इनको बसें चाहिए, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रियां दोबारा खोलें और एमएनसी कंपनी है उनको आप बार बार गुहार लगाई जा रही है कि आप दोबारा खोलें, आपको हम व्यवस्था करके देंगे सरकार की तरफ से। हर एक जगह पे ये हो रहा है, शुरू हो गया है। तो उसके साथ साथ ये देखना, एक तो हमने संतुलन बनाना है, ये होना चाहिए कि सिर्फ एक एमएनसीज के लिए नहीं, छोटी जितने कंपनियां हैं वो भी खुले साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तब तक मुमकिन, आप इकोनॉमिक अगर आपने उसको बूस्ट करना है अर्थव्यवस्था को, तब तक नहीं होगा जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी और यहां पर आप उसको बढ़ावा नहीं होगा। कुछ अगर कोई खरीदने जाएगा नहीं तो चीजें बिकेंगी कैसे? अभी सामान पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियों का सामान पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रही है और अभी मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, प्रोडक्शन होगी नहीं, तो आप अर्थव्यवस्था को पटरी पे कैसे लेके आएंगे? तो कहने का मतलब यह है, इस समय सबसे पहले जो मजदूर आपके जाने का वहां पर मन मना रहे हैं, कुछ तो चले गए, कुछ जो जाना चाहते हैं उनको रोका जाए, यहीं पर उनके लिए सुविधा वो मुहैया कराई जाए ताकि जो है फिर वो चले गए तो फिर यहाँ पर मुश्किल पड़ जाएगी। आपके सवाल का जवाब लूंगी शिवम जी से, लेकिन उससे पहले दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। देखिए सृष्टि जी, बात यह है कि लोग बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की और फलाना टिमका, कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने बिजनेस चलता है, मार्केट जो चलता है वो चलता है डिमांड और सप्लाई पे। आपने डिमांड खत्म कर दिया है, कंज्यूमर को खत्म कर दिया है और अब प्लान कर रहे हैं कि हम मार्केट में किस तरीके से किस इंडस्ट्री को छूट देंगे। तो ये सरकार के लिए एक सोचने का और चिंतन करने का विषय है। दूसरी बात, शिवम लोग भाई हर बार आके बोलते कि हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी बोलते थे हम हवाई चप्पल वालों के लिए भी एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन हवाई चप्पल वालों को आपने सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया है। हवाई चप्पल वालों को आपने ट्रेन में भी बैठने के लिए पैसे वसूल कर लेते हैं। तो आपका चेहरा क्या है, कृपया जनता को दिखाइए। कोरोना मोदी लेके आए हैं क्या? कोरोना मोदी लेके आए हैं क्या? कोरोना मोदी जी लेके आए हो या कोई लेके आया हो, लेकिन आप जनता को मरने के लिए तो छोड़ दिए, ट्रेन में भी पैसे वसूल रहे हैं, उनसे किराया भैया। अरे यार, अपना आप ज्ञान तो पूरा करिए। दीपक जी देखिए, अभी जो है ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने क्या बोला? विपिन जी एक मिनट, दीपक जी देखिए, राजनीति ना करें। मैंने पहले भी हमेशा से आपसे ये बात कही है, आपसे ये बात कही है, आपने कहा, आप इसी डिबेट में बैठे थे और आपने कहा पेट्रोल डीजल भी एक रास्ता है, शराब की दुकानें क्यों खोल दी गई? अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते तब आप कहते हैं कि जन विरोधी फैसला ले लिया है, जो लोग जिनके पास पैसा नहीं खाने का वो पेट्रोल डीजल
डीजल इतना महंगा आपने कैसे कर दिया है। तो मतलब ये समझ नहीं आता है कि जो भी एक फैसला सरकार इस माहौल में ले रही है वो सारे फैसले जन विरोधी हो चुके हैं। कितने लोग आप लोग कहते हैं कि लोग मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं। मैं पूछना चाह रही हूं, कोरोना से जो डेथ्स हुई हैं, क्या उसके अलावा और कितने लोग आप जानते हैं जो भूख के मारे जिनकी डेथ हो रही है, जिनको सरकार खाना नहीं दे रही है, जिनके पास में कुछ भी नहीं है। इतने हजारों मजदूरों को जो वापस लाया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, बच्चों को लाया जा रहा है। क्या ये सारी चीजें आपको दिखना बंद हो चुकी हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं कि सरकार कोई अच्छा भी काम कर रही है या फिर हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी इलेक्शन के माहौल की तरह आपको नजर आ रही है? सर सृष्टि जी, आपका सवाल वाकई में इस बार बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने डीजल, पेट्रोल, शराब की बात करी। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट ला रहे हैं दुनिया में, आप ग्रोइंग फास्टेस्ट इकोनॉमी बताते हैं, 5 ट्रिलियन का सपना दिखाते हैं, तो आप शराब की कीमत बढ़ा दीजिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। शराब बेची ना बेचे, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। डीजल, पेट्रोल आम आदमी किसान से जुड़ा होता है, किसान की जुताई करना, बुआई करना, कटाई करना, उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए तकलीफ होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश हिंदुस्तान है, लगभग 70% टैक्स ले रहे हैं आप उस पे, डीजल पेट्रोल पे। तो कहाँ जाएंगे? और दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल आज की डेट पे हुआ है, शायद पिछले 30-40 सालों में जितना सस्ता आज है उतना सस्ता। ठीक है, इसका जवाब आपको शिवम जी देंगे, क्या सोचकर बताइए सर। मैं ये काफी बार कह चुका हूं, इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं। आज मेरे भाई आदरणीय दीपक झा जी जो है अभी अपना फोन निकालेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन लगाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये जो डीजल और पेट्रोल है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हमारा फैसला ये होना चाहिए, क्योंकि हम मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी बड़ी फिक्र है हमें। तो आप ये जो स्टेट जीएसटी है ना, इसको छोड़ दीजिए। डीजल तेल सस्ता होना चाहिए और पेट्रोल भी। और ये मिसाल पेश करेंगे हम इस देश की केंद्र सरकार के सामने। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप इस फैसले के स्वागत में नहीं है, नहीं तो फिर आप चुप हो जाइए। मतलब आपको क्रिटिसाइज भी करना है केंद्र सरकार को, पैसा भी कमाना है। कल बैठकर दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं शराब पे पैसे क्यों बढ़ा दिए। मतलब पैसा चाहिए, राजस्व चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मोदी जी को गाली भी देनी है। अरे मेरे भाई, आप ये बता दो शिवम त्यागी जी कि मोदी जी इस देश के मुखिया हैं, मोदी जी आके मीटिंग करते हैं, मोदी जी आके मन की बात करते हैं। तो एक चीज बताइए, ये जो बाकी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ये क्या मुखिया नहीं है अपने प्रदेशों के? ये कौन है? अरे ये मुखिया नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या फिर बंगाल हो, ये क्या मतलब चीफ मिनिस्टर्स नहीं है? इनका क्या कोई फैसला नहीं होता? इनके कोई तमाम तरह के फैसले नहीं लिए जाते? अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में फैसला लिया लॉकडाउन का, केंद्र सरकार से पहले ले लिया, क्योंकि उनके हक में वो फैसला था और वो उनके हाथ में था, तो उन्होंने ले लिया। आप लड़ना चाहते हो? देखिए चलिए दीपक जी देखिए सिंपल सी बात है कि आपको शराब के जो पैसे बढ़ाए गए, जो दुकानें खोली गई वो पसंद नहीं आया। आप जीएसटी टैक्स फलाना डबाका सबकी बात कर रहे हैं, तो जो चीजें आपके अंतर्गत आती हैं आप खुद जहां जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप उन चीजों को बंद करा दीजिए। सिंपल सी बात है, आप एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि हमें फैसला समझ में नहीं आया, हमने ये चीजें बंद करा दी क्योंकि हमें केंद्र की नीतियां समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है सर। अब आप इतना एक जिलाधिकारी को भी अधिकार है कि उसके इलाके में शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, तो एक मुख्यमंत्री को तो पूरा ही अधिकार है कि वो अपने राज्य के हित के हिसाब से फैसला कर सकता है। आज दीपक झा जी कांग्रेस के किसी एक चीफ मिनिस्टर को फोन करेंगे न्यूज 1 इंडिया के न्यूज रूम से बैठकर और कहेंगे कि हमें स्टेट जीएसटी हटाना है, नहीं तो जो ये बातें मुझे बोल रहे हैं इनको वापस लेनी चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं बताना नहीं है, फोन करना है। बात करें राजस्थान की बात नहीं फोन करना है, बताना नहीं है। अरे सर राजस्थान की खबर पता है, हम भी रोज टीवी देखते हैं। अब आपको फोन करना पड़ेगा। आप दिल्ली में दीपक जी फोन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप किसी भी मुख्यमंत्री को ये आश्वासन नहीं देते। अब ये आश्वासन की बात आ गई। देखिए दीपक जी मैं मानता हूँ कि आपको रैली करने का बड़ा मन है, दीपक जी सरकार अगर आश्वस्त नहीं कर रही है
तो कौन आश्वस्त कर रहा है? आप कहते हैं कि आपको सरकार को ईएमआई भी भरनी चाहिए, जो आम नागरिक हैं उनकी जो ईएमआई है बैंक की वो भी सरकार को भरनी चाहिए, एक एक कौर सरकार को खिलाना है जनता को। तो आप ये समझ रहे हैं कि 6 महीने साल भर देश में सबको बिठाकर खाना खिलाया जाए, उनकी ईएमआई दी जाए, रेंट दिया जाए, पानी का बिल, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीसेस, ये सब सरकार जमा करे और रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो कुछ भी ना करे। आप सिर्फ ये चाहते हैं। चलिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी विपिन जी जल्दी से। मैं ये बोलना चाहूंगा, एक अच्छी जब पहल हुई है, उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक पहल करी, वार्ता करी, बात करी जापानी राजदूत से, तो स्वागत होना चाहिए। क्योंकि ये वो वाला मुद्दा नहीं है कि जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बोला, टाइम मैगजीन ने बाहर बोला पहले डिवाइडर इन चीफ, फिर बाद में बात लेनी पड़ी यूनिफायर इन चीफ। कम से कम अगर हम अभी एक अच्छी छवि बनाते हैं हिंदुस्तान के अंतरराष्ट्रीय पटल पे, तो जापान के बाद दक्षिण कोरिया, फिर यूरोप के बाकी देश और अमेरिका की कंपनियां हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगी। तो यहां पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है मनीष जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है। पहल जो है प्रशंसनीय है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। ठीक है शिवम जी, लड़ाई लंबी है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, काफी आज इंटेलेक्ट एक लेवल स्तर पर हमारी डिबेट हुई। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जिस भी राज्य को दारू की दुकानों से, पेट्रोल पंप से, डीजल से, इन सब से, तमाम चीजों से प्रॉब्लम है कि इनके रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूं और मैं मानता हूं कि वाकई नहीं बढ़ने चाहिए। समय से सरकार इन चीजों को पीछे लेगी, लेकिन जिसको अभी फिलहाल त्वरित राजस्व भी चाहिए और इन सब चीजों के रेट भी नहीं बढ़ाने हैं, वो आदरणीय राहुल गांधी जी से बात करके आलू से सोना बनाने वाली मशीन ले ले। क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है साहब। हमें तो किसी ना किसी तरह से इस अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, इस देश को भी चलाना है, कोरोना को भी हराना है। इन सब चीजों के लिए जो तमाम वो स्टेप्स हैं, वो चीफ मिनिस्टर से बात करके लिए जा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है, तो वो अपने राज्य में तुरंत ये रेट्स वापस ले और आलू से सोना बनाने वाली मशीन लगा ले, सारी परेशानी ही समाप्त हो जाएगी फिर। ठीक है दीपक जी, जवाब। देखिए, ये हारी हुई मानसिकता से बात ये देखिए, अपने राज्यों से बात करिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन है। प्रधानमंत्री जी आगे एक्सेप्ट करें कि हम जो आपने बोला, ये चीन और अमेरिका की वजह से है ना, वहां ट्रेड वॉर चल रही है। हमें साथ खड़े होंगे, लेकिन इधर उधर की बात मत कर, बता कारवा कहा लुटा। गलत, ये कहावत भी गलत ही है लास्ट में राहुल जी की तरह। सुनिए भैया, मेरे को पूरी कहावत नहीं कहनी है, टाइम नहीं इतना। बात यह है कि आज आलू से सोना, हमारी भारत माता जो है, इस देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मिट्टी से छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके एक नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ये क्या गदर के डायलॉग भी सुना दोगे क्या यहाँ पर सनी देओल की तरह? क्या चाहते हैं? देखिए दीपक जी, विपिन जी, मनीष जी, शिवम जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश अपनी पुरजोर कोशिश यहां जरूर करता हुआ नजर आ रहा है कि जो मौके दिखाई दे रहे हैं वो कम से कम हाथ से ना छूटने पाए। क्योंकि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। कोरोना के साथ में ही हमें अभी आगे चलना पड़ेगा। पैरेलली अर्थव्यवस्था को भी किस तरीके से मेंटेन करना है, यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि बातचीत में और वो चीजें इंप्लीमेंट होने में, मजदूरों को काम मिलने में, मेक इन इंडिया बनने में, स्किल इंडिया बनने में बहुत फर्क है और बहुत इसमें समय लगेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं धैर्य की जरूरत है और अगर कहीं से भी पॉजिटिव रिएक्शन होता है या उम्मीद की किरण दिखती है तो उसमें आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।